क्या तुम भी मॉक टेस्ट देने के बाद सिर्फ अपने मार्क्स देखकर छोड़ देते हो? अगर हाँ, तो तुम अपनी रैंक को इंक्रीज करने का सबसे बड़ा चांस मिस कर रहे हो। लास्ट के वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें अपना टेस्ट को अटेम्प्ट करने का स्ट्रैटेजी तुम्हारी क्या होनी चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि टेस्ट एनालिसिस करने का सबसे सही तरीका क्या है, जो कि मैं खुद अप्लाई करता था हर एक टेस्ट देने के बाद, जिससे मेरे नीट में 700 मार्क्स आए। देखो यार, अभी नीट में ना बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, ठीक है? तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो टेस्ट। इसलिए मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ कि अभी भी अगर तुमने टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया तो देना शुरू कर दो। देखो, गलती करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन सेम गलती को बार बार रिपीट करना ये सबसे बड़ी गलती है। तो टेस्ट का इंपॉर्टेंस यहीं पे आता है। वी आर ह्यूमंस, हम लोग गलती करेंगे, उन गलती से सीखना सबसे बड़ी चीज है। और अभी अगर तुम्हें तुम्हारी गलती अगर इस प्रिपरेशन जर्नी में बताएगा इस लास्ट टाइम पे, वो है तुम्हारा टेस्ट। क्योंकि टेस्ट तुम्हारे मिरर की तरह काम करेगा और वो तुम्हें हेल्प करेगा बताने के लिए कि तुम्हें कौन से जगह पे और फोकस करना चाहिए, तुम्हें कहाँ पे ज्यादा रिविजन करना चाहिए, और कौन कौन से टॉपिक्स है जो कि तुम्हारे सही से रिवीजन नहीं हो पाए। ये सभी चीज तुम अभी टेस्ट देखकर ही जान पाओगे। सो चलो जानते हैं आज की इस वीडियो में कि टेस्ट एनालिसिस का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। टेस्ट एनालिसिस करने का सबसे पहला रूल, मार्क्स मत देखो। यार मैंने ये चीज बहुत लोगों को देखा है कि वो लोग क्या करते हैं, टेस्ट देख के आते हैं, अपना मार्क्स देखते हैं, अगर अच्छा टेस्ट गया तो खुशी होते हैं या फिर दुख होते हैं, और नेक्स्ट टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना चालू कर देते हैं। और ये सबसे बड़ी गलती है जो कि तुम्हें नहीं करना है। सबसे सही अप्रोच क्या है मैं तुम बताता हूँ। सबसे पहले टेस्ट देके आओ और तुरंत अपने मार्क्स को मत देखो या फिर उसका सॉल्यूशन देखना मत स्टार्ट करो। सबसे पहले तो यार खुद से रिकॉल करो कि वो टेस्ट में गलती क्या हो। मान लो तुम्हारा टेस्ट बहुत खराब गया, तो वो सोचो कि तुमने वो टेस्ट खराब क्यों गया, ठीक है? अगर तुम्हारा टेस्ट अच्छा भी गया तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जो कि तुमने गलत किए होंगे, या फिर ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जो कि तुमने तुक्के मारे होंगे, तो उन सभी चीज का एनालिसिस करना है। तो इसके लिए मैं पूरे पेपर का एनालिसिस करने के लिए ना 4 कैटेगरीज में डिवाइड करता था। पहले उस पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि तुमने गलत कर दिए होंगे, पूरे गलत कर दिए, तो वहां पे तुम्हें देखना है कि ये क्वेश्चन मेरा गलत क्यों हुआ। क्या ये कोई कंसेप्चुअल गलती था या फिर सिली मिस्टेक था? पहला कैटेगरी हो गया। दूसरे कैटेगरी में ये होंगे जो कि तुमने तुक्का मारा हो, गेस मारा हो। अब यार वो तुम्हें सोचना पड़ेगा, क्या ये लॉजिकल गेस था या फिर पूरा ही तुक्का था? ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते थे जो कि मैं लॉजिक से सही कर जाता था, लेकिन अल्टीमेटली वो तुक्का ही होता था, मुझे कंसेप्ट नहीं आता था। तीसरे कैटेगरी में वो क्वेश्चन है जो कि तुमने सही किए। अब जो सही क्वेश्चन तुमने कर दिए, अब उसमें भी क्या होता था, ऐसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट होता था कि यार ये तो बिल्कुल ही सही है, इसका मैंने कंसेप्ट मुझे आता था। और लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि तुम्हें थोड़े डाउट रहते थे, थोड़े मतलब कंसेप्ट उतना क्लियर नहीं है फिर भी सही हो गया, वैसे टाइप के क्वेश्चन भी। और चौथा, ऐसे क्वेश्चन हो गए जो कि तुमने स्किप कर दिए। अब स्किप करने का क्या रीजन था वो भी तुम्हें एनालिसिस करना है। लाइक बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो कि तुमने स्किप इसलिए किया कि तुम्हें उसका कंसेप्ट नहीं आता था, या फिर बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते थे जो कि टाइम तुमने सही से मैनेज नहीं किया, इसकी वजह से तुम्हारे स्किप हो गए। तो इन 4 कैटेगरीज में तुम्हें पूरे अपने पेपर को डिवाइड करना है। और अगर तुम इन 4 कैटेगरीज को ही अच्छे से अगर तुम एनालिसिस कर लेते हो ना, तो तुम्हारा सबसे पहला स्टेप टेस्ट एनालिसिस का यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, एंड यहीं पे तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे इंप्रूव होने लगेंगे अगर तुम इन 4 कैटेगरीज को अच्छे से एनालिसिस करते हो। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ गलत क्वेश्चंस के एनालिसिस, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। देखो यार, मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ कि गलती करना इज नॉट ए प्रॉब्लम, लेकिन उन गलती को बार बार रिपीट करना ये प्रॉब्लम है। तो तुम जो अपनी गलतियां करते हो ना, गलत क्वेश्चंस करता हूं, वो मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक तो कंसेप्चुअल मिस्टेक या फिर सिली मिस्टेक। अब देखो, इस लास्ट टाइम में अगर तुम्हारा कंसेप्चुअल मिस्टेक हो रहा है तो पहले तो ये अवॉइड करो कि तुम बिना प्रिपेयर किए टेस्ट देने मत जाओ, तो तुम्हारे बहुत सारे कंसेप्चुअल मिस्टेक वहीं पे दूर हो जाएंगे। अगर फिर भी तुम्हारे कंसेप्चुअल मिस्टेक होते हैं तो सबसे पहले तुम अपने लेक्चर्स को रेफर किया करो। अगर तुम्हें उस कंसेप्ट से कुछ भी नहीं पता तो अच्छे से पहले लेक्चर देखा करो और उसके नोट्स को अच्छे से पढ़ो। अब देखो क्या होता था, जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, बायो के अंदर ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कंसेप्ट मुझे पता होता था, मैं फिर भी उसको बार बार गलती करके आता था जस्ट बिकॉज मैंने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ा। जैसे असर्शनिज्म के क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, इन सभी में ना मैं बहुत सी गलती करता था। क्यों? क्योंकि मुझे कंसेप्ट तो आता था, लेकिन मैं एनसीईआरटी को उस पर्टिकुलर जगह को अच्छे से पढ़ के नहीं जाता था, नोट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है ये सब अच्छे से नहीं देख के जाता था, इसकी वजह से मेरा गलती होता था। तो इन सब चीजों पे फोकस करो। अगर कोई एनसीईआरटी में तुम्हारा कोई लाइन तुम मिस कर जाते हो तो उनसे अच्छे से अंडरलाइन करो। बायो के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर भी अगर तुम्हें कहीं पे कंसेप्चुअल मिस्टेक हो रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक के अंदर, इनऑर्गेनिक के अंदर, तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो। फिजिकल के अंदर अगर गलती हो रहा है तो यार उसका लेक्चर को रेफर किया करो।
फिजिक्स के अंदर अगर तुम्हें कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो यूट्यूब से बहुत से लेक्चर्स अवेलेबल है आज के दिन, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स के, वहां से उस कंसेप्ट को अच्छे से बिल्ड करो और उस कंसेप्ट से रिलेटेड एक एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। और तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम अगर उस कंसेप्ट पे बेस्ड तुम्हें अगर टेस्ट में क्वेश्चन दिखा तो वो गलत नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं सिली मिस्टेक की। तो क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा है ना, ऑप्शंस सही से रीड नहीं किया, कैलकुलेशन एरर हो गया, तो ये सब मिस्टेक अगर तुम्हारा बार बार रिपीट होता है ना तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, केयरफुल रीडिंग। अगर तुम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हो ना तो तुम्हारा सिली मिस्टेक होने का चांस वहीं पे खत्म हो जाता है। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं कौन सा टाइप का सिली मिस्टेक करता था, तो यार मैं क्वेश्चन ना बहुत फास्ट रीड करता था, सोचता था कि बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लूंगा तो मेरा टाइम बच जाएगा, लेकिन वो सबसे बड़ी गलती थी। जब मैं जल्दी जल्दी पढ़ता था मैं बहुत सारे कीवर्ड्स को मिस कर देता था, जैसे वहां पे नॉट लगा हुआ है, एक्सेप्ट लगा हुआ है, ये सब चीजों को मैं मिस आउट कर दिया था, जिसकी वजह से मैं गलत ऑप्शन को टिक कर देता। और जो सबसे बड़ी गलती जो कि मैंने अपने नीट एग्जाम में भी किया था वो था चारों ऑप्शंस ना पढ़ने की। अगर तुम्हें पहला ऑप्शन में ही आंसर मिल गया फिर भी तुम्हें पूरा का पूरा क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, चारों ऑप्शंस को अच्छे से रीड करना है। और उसके लिए मैं क्या करता था, मैं पेन से पूरे क्वेश्चंस को ना जब रीड करता था मैं उसे अंडरलाइन करता था। और इससे क्या होता था, लाइक कोई कीवर्ड है, लाइक वहां पे नॉट लिखा हुआ है तो मैं उस नॉट को अच्छे से हाईलाइट कर देता था कि यार यहाँ पे नॉट पूछा है, सो ऑप्शन में भी तुम्हें नॉट ढूंढना है और चारों ऑप्शंस को पहले रीड करना है। अब अगर तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो कैलकुलेशन मिस्टेक को दूर करने का एक तरीका है कि यार उस क्वेश्चन को ना तुम स्टार्टिंग में करना अवॉइड करो और उस क्वेश्चन को लास्ट के लिए छोड़ दो। जैसे फिजिक्स के अंदर भी बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते थे जो कि मैं ट्राई करता था कि लास्ट में करूं, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं उस क्वेश्चन को स्टार्टिंग में करने जाऊंगा तो मेरा कैलकुलेशन एरर होगा ही, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है बहुत ज्यादा रश होता है दिमाग में, तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक करने का चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ट्राई करना कि उस क्वेश्चन को लास्ट में करो। तो सिली मिस्टेक दूर करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्लो एंड केयरफुल रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं गैस वाले क्वेश्चंस का ब्रेकडाउन। तो यार देखो, गैस मारना कोई गलत चीज नहीं है, ये भी एक स्ट्रैटेजी है, लेकिन वो गैस ना कंट्रोल होना चाहिए, अनकंट्रोल गैस नहीं होना चाहिए कि तुम मतलब हर एक क्वेश्चन में तुक्का मार रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो यार तुम्हें ना ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए। ऐसे कई सारे ऑप्शंस होंगे जो कि तुम्हें देख के लगेगा कि यार ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, तो उन ऑप्शंस को काटा करो। सबसे पहला स्टेप तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पूरे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, फिर ऑप्शंस को रीड करना है। एंड तुम्हें अगर वहां पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अगर तुम ब्लैंक हो तो सबसे पहले ट्राई करो कि यार उसमें से तुम ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। चार ऑप्शंस में से ऐसे दो ऑप्शन तुम्हें मिलेंगे ही जो कि तुम देख के समझ जाओ कि यार ये आंसर हो ही नहीं सकता। और वहां पे तुम्हारे पास अगर दो ऑप्शन बचेंगे तो तुम वहां पे गैस ट्राई कर सकते हो, लेकिन वो गैस लॉजिकल होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं कि कुछ भी मार दिया भाई रैंडमली, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा ना तो उस क्वेश्चन को लीव करना ही बेटर ऑप्शन होता है। लेकिन अगर जैसे मेरे केस में क्या होता था, मैं यार एलिमिनेट करके ना ऑप्शंस को एलिमिनेट करके दो ऑप्शन में चले आता था और मुझे लगता था कि यार इस दो ऑप्शन में से ही कोई एक आंसर होगा और वहां पे मैं जो है ना गेस करता था और वो मेरा मोस्ट ऑफ द केस में सही होता था, क्योंकि मेरा लॉजिकल गेस होता था, ऐसा नहीं कि कोई रैंडमली बस ए या बी में से कोई एक मार दिया। तो अगर तुम वो कर पा रहे हो ना तो तुम गेस कर सकते हो। अब इस चीज का सॉल्यूशन अगर मैं तुम्हें बताऊं, जैसे सबसे पहले तो अपने ना एलिमिनेशन मेथड को सही करो। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो फिजिक्स के अंदर ऐसा कई बार होता था जबकि मुझे कंसेप्ट नहीं आता था फिर भी मैं उसका सही आंसर करके आता था। इस कैसे करता था इसका मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे एक चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, ये चैप्टर ना बहुत लोग सोचते हैं ये बहुत छोटा चैप्टर है, इग्नोर करके जाते हैं, इवन एग्जाम्स में भी इस चैप्टर को पढ़ के नहीं जाते। लेकिन ये चैप्टर इतना ज्यादा मेरे लिए हेल्पफुल था ना, बड़े बड़े चैप्टर्स का मैंने आंसर जिसका मुझे कंसेप्ट भी नहीं पता था मैं उसे करके जाता था। जैसे ये वाला क्वेश्चन एनएलएम का, मुझे इसका कोई ये टेस्ट में आया था यार, मुझे इसे पता नहीं था इसके अंदर कौन सा कंसेप्ट लगने वाला है, मैं ट्राई कर रहा था मुझसे बन नहीं रहा था, लेकिन लास्ट में ये क्वेश्चन को मैंने कर दिया था बाई डायमेंशन एनालिसिस। तो तुम्हारा अगर एलिमिनेशन मेथड स्ट्रांग होता है ना तो तुम बिल्कुल गेस वर्क कर सकते हो। और दूसरा पॉइंट, तुम असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को, इन चीजों को अच्छे से ध्यान से इन बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो। अगर एनसीईआरटी तुम अच्छे से पढ़ते हो तो तुम ऑप्शन एलिमिनेशन बिल्कुल कर सकते हो। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज करें। तो देखो यार, इसके लिए ना मैंने पिछले वीडियो में अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बताई थी कि किस तरीके से तुम्हें अटेम्प्ट करना चाहिए। उसके अंदर मैंने डिटेल्स में बताया था कि किस तरीके से तुम्हें जो है टाइम मैनेज करना चाहिए। उस वीडियो को चाहो तो तुम जाके जरूर देख सकते हो।
मेनली मैं इस वीडियो में तुम्हें बताता हूं कि मेनली 3 स्टेप होते हैं जो कि तुम्हें पेपर अटेम्प्ट करने के टाइम तुम्हें ध्यान में रखना है। पहला कि तुम्हें पूरे पेपर को 2 राउंड्स में अटेम्प्ट करना है। पहले राउंड में तुम्हें उन क्वेश्चंस को करना है जो कि इजी है और श्योर शॉट है, जिसका आंसर तुम्हें देख के ही तुम्हें पता चल जाता है। और सेकेंड राउंड में तुम्हें उन क्वेश्चंस को करना है जो कि तुम फर्स्ट राउंड में छोड़ देते हो, मतलब जिन क्वेश्चंस में तुम्हें लगता है कि यार इसका कैलकुलेशन लेंदी होगा या फिर तुम्हें कंसेप्ट सही से याद नहीं आ रहा, तुम्हें थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, उन क्वेश्चंस को तुम्हें सेकेंड राउंड में करना है। और ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में बिल्कुल भी जितने भी हैवी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस है, चाहे वो फिजिक्स के अंदर हो, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हो, ये सब क्वेश्चंस को फर्स्ट राउंड में स्टार्टिंग में बिल्कुल भी मत करना। ये सभी को लास्ट के लिए छोड़ देना। क्वेश्चन भरने के बाद अगर तुम्हें 10 से 15 सेकंड के अंदर तुम्हारा वो माइंड में क्लिक नहीं कर रहा है कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, तो उन क्वेश्चंस को अवॉइड करना, स्टार्टिंग में करना और छोड़ देना अपने लास्ट के लिए। इस तरीके से अगर तुम करोगे ना तो तुम बहुत अच्छी तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे और तुम्हारी एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पार्ट में। देखो, टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट का एनालिसिस करना। और अगर तुम इस स्टेप को अच्छे से फॉलो करते हो ना, तो तुम्हें हर एक टेस्ट के बाद तुम्हारे अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखेंगे। सबसे पहला कि तुम्हें हर टेस्ट से पहले एक क्विक रिवीजन करना। अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यार, ये मेरे साथ भी होता था। मुझे लगता था कि यार टेस्ट से पहले मैं तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ही नहीं पा रहा, जस्ट बिकॉज इसके वजह से मेरा जो है ना टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे। तो इसका ये चीज मैंने धीरे धीरे रियलाइज किया कि यार ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि तुम हर एक टेस्ट से पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाओ। मान लो फॉर एग्जांपल कल तुम्हारा एक फुल मॉक टेस्ट है, तो तुम कभी भी एक रात के अंदर या फिर 1 या 2 दिन के अंदर वो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। अगर तुम्हें 1 हफ्ते भी दे दूंगा तुम तब भी नहीं कर पाओगे। और तुम्हें ये चीज पता है कि तुम्हारे मेन नीट एग्जाम के अंदर पूरा सिलेबस तुम्हें पढ़ के जाना है, तो वहां पे तुम्हारा काम करेगा क्विक रिवीजन। अब क्विक रिवीजन कैसे करते हैं ये मैं तुम्हें शॉर्टली बताता हूं। तो देखो, रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि यार तुम हर एक लाइन को पूरे अपने नोट्स में से पढ़ रहे हो या फिर एनसीईआरटी में से हर एक लाइन बैठ बैठ के पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होता। क्विक रिवीजन का मतलब वो होता है कि तुम्हारे जो वीक पॉइंट्स है तुम उसको अच्छे से टेस्ट से पहले देख के जा रहे हो। लाइक मेरे केस में अगर मैं बताऊं तो मैं एनसीईआरटी बायो के अंदर ना, मैं सिर्फ उन पॉइंट्स को ही देख के जाता था किसी टेस्ट के अंदर जो कि मुझे लगता था कि यार लास्ट टेस्ट में मैंने ये गलती किया था, मैं ये गलती को फिर से दोहरा सकता हूं। मैं उन पॉइंट्स को अच्छे से देख के जाता था। फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर उन कंसेप्ट को ही मैं सिर्फ देख के जाता था जो कि मुझे लगता था कि यार मैंने ये लास्ट टेस्ट में गलती किया, फिर से शायद ये गलती मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूं। और तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास मिस्टेक नोटबुक होगा, तो तुम उस मिस्टेक नोटबुक को अच्छे से एक बार रिव्यू करके जाओ। और अगर तुम्हारे पास कोई शॉर्ट नोट है तो तुम शॉर्ट नोट को अच्छे से पढ़ के जाओ। ऐसे करके तुम हर एक टेस्ट से पहले एक क्विक रिवीजन कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है गलतियों को आइडेंटिफाई करो। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया तुम्हारी गलतियां 2 टाइप की होगी, या तो कंसेप्चुअल मिस्टेक या फिर सिली मिस्टेक। तो उन चीजों को अच्छे से एनालाइज करो। अगर कंसेप्चुअल मिस्टेक होता है तो उसे अच्छे से पढ़ के जाओ, और सिली मिस्टेक होता है तो उसे ध्यान रखो कि तुम्हारे सिली मिस्टेक का कौन सा पैटर्न है, तुम किस तरीके के सिली मिस्टेक कर रहे हो, और ट्राई करो कि उन टाइप के स्पेसिफिक सिली मिस्टेक्स को तुम नेक्स्ट टेस्ट में ना करो। फिर आता है वीक एरियाज को रिवाइज करना। अब देखो, हर एक टेस्ट के बाद ना तुम्हें तुम्हारा वीक एरियाज पता चलेगा। अब उन वीक एरियाज के ऊपर ही तुम्हें मेनली फोकस करना है। अब तुम उस चीज के लिए तुम नोट्स अच्छे से पढ़ सकते हो, लेक्चर को प्रेफर कर सकते हो। और बायो के लिए अभी तुम बिल्कुल ही एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ सकते हो। बायो के लिए अभी कोई भी लेक्चर या फिर कुछ मत देखना। अभी अगर तुम्हारे बायो के कोई पोर्शन वीक है तो तुम उसे एनसीईआरटी से बार बार अच्छे से उसकी रीडिंग करो, फिर गेस वाले क्वेश्चंस पे काम करो, एलिमिनेशन मेथड को अपना स्ट्रॉन्ग करो। यार ऐसे मैं तुम्हें खुद अपने पर्सनली बता रहा हूं, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हो गए जो कि तुम एलिमिनेशन मेथड से कर पाओगे बहुत इजी। और लास्टली जो मैं तुम्हें टाइम मैनेजमेंट का स्ट्रेटेजी बताया उसको अच्छे से फॉलो करो। अगर तुम इन सभी सिंपल स्टेप को अच्छे से अगर फॉलो करते हो ना, तो हर एक टेस्ट में तुम्हारा मार्क्स इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। अब मैं तुम्हें एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो तुम इस वीडियो को जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि तुम्हें नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, ताकि मैं उस टॉपिक को कवर करके एक जल्द से जल्द एक तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड कर सकूं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप हसलिंग, बाय।